नमस्ते। चलिए आज देखते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में प्रोबेबिलिटी के विषय में पढ़ चुके हैं, तो नाउ वी कंसीडर द प्रोबेबिलिटी एज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी पिछली कक्षाओं में हम क्या पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स in the random experiment। इन एक्सियोमेटिक अप्रोच में प्रोबेबिलिटी को एक फंक्शंस के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। इस चैप्टर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के विषय में पढ़ेंगे, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आवश्यक है पढ़ना, तभी हम उसके बाद पढ़ सकते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के बाद हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके बाद हम देखेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी और इसके बाद आता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Conditional probability of an event in a random experiment। The conditional probability of an event in a random experiment, सबसे पहले हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। टॉसिंग 3 fair coins, कंसीडर द एग्जाम्पल। टॉसिंग 3 fair coins, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे टॉसिंग 3 fair coins। तो टॉसिंग 3 fair coins कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस लिखते हैं। टॉसिंग 3 fair coins का सैंपल स्पेस लिखते हैं HHH। आप जानते हैं HHT, HTH, THH, THH लिखते हैं। इसके बाद TH, HH लिखते हैं। THH, HTH, THH, फिर लिखते हैं THT लिखते हैं। फिर इसके बाद TT लिखते हैं और इसके बाद आता है TTT। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस टॉसिंग 3 fair coins। इसमें दो इवेंट कंसीडर करते हैं। पहला इवेंट मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं ई कंसीडर करते हैं। एट लीस्ट 2 head appears, एट लीस्ट 2 head appear। दूसरा इवेंट फर्स्ट क्वाइन
first coin should tell. First coin should tell the probability of each sample point in this sample space. क्या होगा? probability of each sample point in this space is 1/8. और इसके बाद हम probability of E का सैंपल स्पेस लिखते हैं. E का सैंपल स्पेस यहाँ हो जाएगा. E का सैंपल स्पेस HHH HHT HTH और हो गया हमारा THH. ये हो गया THH. ये हो गया हमारा द फर्स्ट वन. और F E हो गया. F हम लिखते हैं फर्स्ट वन सोर्स टेल. THH हो गया. TTH हो गया. THT हो गया. THT हो गया और TTT हो गया. ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस. ठीक. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सैंपल पॉइंट इज H हो गया. यहाँ इसमें ईच सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी H हो गया. तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा हमारा? 1/8 1/8 1/8 1/8 दैट इज 4/8. और E हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी 1/2. उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंड आउट करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 1/8 प्लस 1/8 4/8 इक्वल टू 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारा 1/2 हो गया. हमें E का प्रोबेबिलिटी निकालना है. दैट इज द, ये हमें पता है कि F has already occurred. Event F has already occurred. We want to find the probability of E given that event F has already occurred. तो इसमें हम देखते हैं कि F had occurred. तो E में हम उन सभी सैंपल पॉइंट को कंसीडर करेंगे. उन सभी सैंपल पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे जिसमें फर्स्ट पॉइंट सोर्स टेल है. फर्स्ट पॉइंट सोर्स टेल नहीं है. तो इसमें जैसे HHH HHT HTH इन तीनों सैंपल पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट सोर्स टेल नहीं है, इसलिए इन तीनों को कंसीडर नहीं करेंगे. हम E की प्रोबेबिलिटी वही कंसीडर करेंगे जो F को फेवर कर रहा हो. तो F को फेवर कौन सा इवेंट कर रहा है? F को फेवर करने वाला इवेंट है THH. THH और THH देखें F में है. तो F में है तो इसका मतलब ये जो कॉमन इवेंट है. तो कॉमन इवेंट हमारा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन इवेंट फाइंड आउट करना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. तो E इंटरसेक्शन F हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ एक सैंपल पॉइंट होगा THH. हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड आउट करना है. ऐसे सैंपल पॉइंट को कंसीडर करना है जो F को फेवर कर रहे हैं. तो F को कौन फेवर कर रहा है? द फर्स्ट पॉइंट सोर्स टेल F को फेवर कर रहा है. तो इसमें THH हो गया. इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ 1/8 होगी. यहाँ इसका प्रोबेबिलिटी 1/8. तो सैंपल पॉइंट ऑफ E which is favorable, sample point of E which is favorable to F. तो जो हमें ऐसा E का उन सैंपल पॉइंट को लेना है जो F को फेवर कर रहा है. ठीक. अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F कंसिडरिंग F एज इसमें
सैंपल स्पेस। अब जब हमें सैंपल पॉइंट ऑफ ई में उस सैंपल पॉइंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जो एफ को फेवर में है। तो हमारा सैंपल स्पेस पहले एस था, अब हमारा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया, हमारा सैंपल स्पेस सिर्फ एफ हो गया और हमें इस पॉइंट का टी एच का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जो एफ को फेवर करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई probability of E considering F is the sample space सैंपल स्पेस ये हो गया हमारा 1/4 1/4 क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंसिडरिंग एफ ऐसे सैंपल स्पेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में कौन सा ऐसा सैंपल पॉइंट है जो एफ को फेवर कर रहा है, टी एच और एफ क्या है, एफ जो है एस का सबसेट है। एफ का है एस का सबसेट है। पहले हम सैंपल स्पेस पूरा एस कंसीडर किए थे, अब हमारा सैंपल स्पेस रिड्यूस होके एफ हो जाएगा। एफ में यहाँ ईच सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ई given that event F has occurred, the probability of E given that event F has occurred, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा 1/4 1/4। तो अगर हम सैंपल स्पेस रिड्यूस करते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगा, मतलब कि ए हमारा हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। यहां हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ए हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट इवेंट एफ हैड अकर्ड इज 1/4। The probability of we get given that event F had occurred is 1/4. तो this is the, इसको हम करते हैं the probability of event E. The probability of event E is called the conditional probability when already F has occurred. The probability of event E F has already occurred is called the conditional probability. So this is what PE by F, that is the 1/4 probability of E when F has already occurred। तो इसका probability हो गया 1/4। तो इसका probability 1/4 हम कैसे कंसीडर की, probability of E by F वो हम यहां लिख सकते हैं F नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट favorable to E intersection F upon number of elementary event
number of elementary event which are favorable to F. Which are favorable to F. The number of elementary event which are favorable to E intersection F, number of elementary event favorable to E intersection F. तो E हो गया हमारा N E intersection F अपॉन N F. तो E हो गया N E intersection F ऑब्लिक NS सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ यहाँ हो गया F ऑब्लिक नंबर ऑफ S. तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F. इट इज वैलिड. ये तभी वैलिड है वैलिड when probability of PF is not equal to 0. ये तभी वैलिड है जब PF का प्रोबेबिलिटी 0 को इक्वल नहीं है. दैट इज F is not equal to 5. That is F is not equal to 5. तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E. अब प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट व्हेन ऑलरेडी F हैज गिवन F इज नोन. हमें ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें से कि हमें कोई इवेंट्स पहले से पता है, उसके फेवरेबल में उसके फेवर में जो E के एलिमेंट है, E में सैंपल पॉइंट है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. इसका मतलब है कि हमें जो दोनों में E और F में जो कॉमन एलिमेंट है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है और उसका प्रोबेबिलिटी जो हमारा ओरिजिनल सैंपल स्पेस है उसके बजाय हमारा जो F सैंपल स्पेस है उसमें रिड्यूस हो जाएगा. तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E इंटरसेक्शन है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E. तो 1/4 हमारा प्रोबेबिलिटी इसलिए 1/4 हो गया. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रॉपर्टी है. तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टी हैं. फर्स्ट है probability of sample space when F has occurred and the probability of F when F has occurred. Probability of F that is F has occurred that will be equal to 1. The probability of sample space when F has occurred. तो F has occurred क्या होगा 4. The probability of sample space when F has occurred. तो F has occurred में क्या होगा probability of F has occurred. इसको हम लिख सकते हैं probability of S intersection F और probability of F. तो probability of S intersection F में क्या आएगा probability of F that is the probability of F that will be equal to 1. तो इसलिए हम probability of इसको कंसीडर कर सकते हैं 1. तो probability of F intersection F, probability of F intersection F that is F. तो ये हो गया हमारा probability of the sample space when the any event F has occurred. The probability of sample space in the conditional probability if any event
उस सैंपल स्पेस में अगर कोई इवेंट होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। और दूसरा कंसीडर करते हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, if A and B are any two events of sample space S and F, as if A and B are two events of the sample space S and F is an event of S and F is an event of S, F is an event of S such that PF is not equal to 0, then probability of A union B probability of A union B when F has already occurred, that is the probability of A F has occurred plus probability of B when F has occurred minus probability of A intersection B when F has already occurred. Probability of A intersection B when F has occurred. And special case, if A and B are disjoints. If A and B are disjoints set, if A and B are disjoints, that is the what? A intersection B equal to 5. That is the A intersection B equal to 5. Then probability of A intersection B equal to 0. So that we can write this probability of A union B oblique F is what? Probability of A by F plus probability of B by F. Probability of B by F. So this is the probability of A by F plus probability of B by F. So this is the property. Property number 3. In this, it will be given probability of complement of E dash and F. E dash is the complement of E. So that is a 1 minus probability of E by F. 1 minus probability of E by F. As we know here, probability of S by F, probability of S by F, we know that is the equal to 1. This implies that probability of S is what? E union E dash. E union E dash, E and E dash are disjoints. The E union E dash upon F. So that will be equal to E union E dash, that will be equal to what? 1. Here E intersection E dash,
तो E and E are disjoint sets. तो E union E dash, that will be S. E and E dash are E and E dash are disjoint sets है, और E यूनियन E dash किसके इक्वल हो जाएगा? S के इक्वल हो जाएगा। The probability of E union E dash by F, that is 1. इसको हम लिख सकते हैं probability of E by F plus probability of E dash by F, that will be equal to 1. तो probability of E dash by F, that is 1 minus probability of E oblique F. ये हो गया हमारा probability of disjoint sets। ठीक, अब इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने क्या देखा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? जब किसी सैंपल स्पेस में दो इवेंट एक साथ दिए रहते हैं तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट जो कि पहले से हमें पता है उस इवेंट की अपेक्षा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 13.1। Question number 2, exercise 13.1. Find AB. If PB is given 0.5, PB is given 0.5, PA intersection B, A and B are two events of a sample space. PA intersection B is given, PA intersection B is given 0.32, PA intersection B is given 0.32, PB is given 0.5. Find P A by B. Find the probability of A when B has already occurred. So now with the formula you know that probability of P when B has occurred is probability of A intersection B upon probability of B। जैसा कि आप देख चुके कॉमन इवेंट्स में, तो ये हमारा हो जाएगा probability of A intersection P 0.32 upon probability of B 0.5, that is 32 by 50, 16 by 25. The probability of A by B equal to 16 by 25। इस तरह से हम probability of A when B had occurred फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 of the same exercise. In this question number 5, it will be given if PA equal to given 6 by 11, PA equal to given 6 by 11, PB equal to 5 by 11, and PA union B, probability of A union B is given 7 by 11. Then find P A intersection B. Second, find P A by B, and third, find P B by A. Third, find P
B by E. So now let us see what is this. The first we want to find PA intersection B. To find PA intersection B, we know that probability of A union B when B has occurred. So we can find the probability of A union B when B has occurred. Probability of A union B, that is the probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. We know this. The probability of A union B is given 7 by 11 equal to PA 6 by 11 plus PB 5 by 11. We want to find PA intersection B. This implies that PA intersection B equal to 1 minus 7 by 11, that is 4 by 11. The probability of A intersection B is 4 by 11. Second, we can find probability of A by B is what? Probability of A intersection B upon probability of B. Probability of A when B has occurred, the probability of A intersection B, that is 4 by 11. Probability of B is given 5 by 11. This will be equal to 4 by 5. So in this way, we can find the probability of this is 4 by 5. And third, we can find the probability of B when A had occurred. So that is same probability of B intersection A, that is probability of A. Probability of B intersection A, that is 4 by 11. 4 by 11 upon 4 by 11. This will be given 4 by 11. 4 by 11 upon PA, probability of PA 6 by 11. That will be equal to 4 by 6, that is the 2 by 3. So this is the probability of B by A. In this way, we can find the probability. So this is our question number 5. Now let us see next question. A black and red dice are rolled. Two events are given greater than 9, and F is given. The sum of dice is greater than 9 and F is given 5. The sample space of E, sum of dice greater than 9, that is 2 dice are thrown, a black and red dice are rolled. Then the event E, sum of dice greater than 9. The sum of dice is greater than 9. The sample space of throwing a 2 dice, you know the sample space of throwing a dice is the total number of sample point of throwing a dice is 36. So now in this, the E is given, sum of dice is greater than 9. The greater than 9, the 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 4, 6, 5 and 6, 6. This is greater than 9. The black die resulted is 5. The black die resulted is 5. So that is a E, F. F. Black die resulted is 5. So that is 5, 5, 5, 6 and 6, 5.
black die and red die. The black die result is 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6. This is the black die, black and red dice. The black die resulted 5 जाएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 3 and 5, 4, 5, 5 और 5, 6. हो गया. Now in this the common event is this 5, 5 and 5, 6. The 5, 5 and 5, 6, this 5, 5 and 5, 6. That is the common event. The probability of E intersection F. Probability of E intersection F, that is 2 by 36, and probability of F, that is 6 by 36. This will be 2 by 6 and this will be 1 by 3. This is the probability of E when F has occurred. Probability of the sum of dice greater than 9 when black die is resulted 5. So this is question number 10. One more question. 14. In this it is given, our question is what? 2 dice are thrown. 2 dice are thrown. The first is given the sum of the numbers on dice is 4, and F is given 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different. 2 numbers appearing on throwing 2 dice and throwing different. The 2 numbers appearing throwing and dice is different. तो 2 नंबर्स क्या हो जाएगा? इसमें जो 6 डाइस होंगे वो सेम नंबर्स के होंगे, और 6 डाइस के कुल टोटल नंबर ऑफ डाइस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना होगा? 36. और 6 सैंपल पॉइंट्स ऐसे होंगे, 6 इवेंट्स ऐसे होंगे जिसमें कि दोनों डाइस सेम नंबर के होंगे. तो 6 माइनस कर दिए, तो द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एफ, इसमें कितने सैंपल पॉइंट हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे. और ई का सैंपल पॉइंट हम लिखते हैं, ई हमारा हो जाएगा, ई का सैंपल पॉइंट हो जाएगा हमारा कि द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4. द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4. तो ये हमारा क्या हो गया? 1 3 हो गया, इसके बाद 2 2 हो गया, इसके बाद हो गया 3 1 3 1. द सम ऑफ नंबर्स ऑफ डाइस इज 4. तो ये 3 हो गए. तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर्स आर डिफरेंट। तो नंबर्स आर डिफरेंट ए, इसमें डिफरेंट नंबर कौन है 1 3 एंड 3 1, और उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट है। तो कॉमन इवेंट क्या होगा 2, दो कॉमन इवेंट होगा। इसमें दो सैंपल पॉइंट है जो डिफरेंट नंबर है, दोनों डाइस में डिफरेंट नंबर है। तो 2 हो गया बाई टोटल सैंपल स्पेस तो है 36, तो 2 बाई 36, 2 बाई 36, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30 बाई 36। तो ए हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया 2 बाई 30, दैट इज 1 बाई 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, दैट इज द 1 बाई 15। ए हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, दैट इज 1 बाई 15। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आगे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।